इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को केमिकल काइनेटिक्स के। तो इसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो हम कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और उससे हमारा जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट किया जाएगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे बेसिक जो क्वेश्चन है ये है कि भाई एक रिएक्शन दे रखी है, ये आपके पास रिएक्शन है, तो आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है। यानी कि प्लस डीबी बाई डी टी ये किसके बराबर होगा। देखिए, जब हम रेट की बात करते हैं तो जो रेट होता है वो क्या होता है भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है। और आगे हम लगाते हैं माइनस, ताकि हम ये शो कर सके कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो घट रहा है। और जब प्रोडक्ट की आप बात करते हो तो वहां पे आप क्या लगाते हो, प्लस। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और बी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 और 2, ये कहाँ पे जाते हैं, नीचे डिवाइड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब आपसे पूछा है कि भाई डी बी बाई डी टी ये क्या होगा। देखिए, तो डी बी बाई डी टी जो होगा या फिर डेल बी बाई डेल टी जो होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो -2/3 डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो यहाँ पे आपको पूछा भाई जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है वो आपको दे रखा है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं भाई, जैसे यहाँ पे जो डी ए बाई डी टी है और जो ये डी बी बाई डी टी, डी ए बाई डी टी तो मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर। और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, अपीयर। ठीक है। तो सिर्फ विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ये जो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम दिख रहा है, ये होता है डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है, यानी डी एन एच थ्री बाई डी टी, डी एन एच थ्री बाई डी टी, वो आपको दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आपको पता ही है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरीके से NH3 होगा इसका कंसंट्रेशन, और डिवाइड में क्या होगा, 2। अब हमें NH3 का कंसंट्रेशन तो पता ही है क्या चेंज हो रहा है, तो इसकी हेल्प से हम रेट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1/2 इंटू डी एन एच थ्री बाई डी टी, डी एन एच थ्री बाई डी टी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 1/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप 2 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। दूसरे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिसअपियरेंस बताइए H2 की। अगर आप डिसअपियरेंस की बात करोगे किसकी, H2 की, तो हमें H2 का डिसअपियरेंस निकालना है। यानी कि जो रेट होगा, पहले हम रेट के थ्रू देखेंगे। रेट क्या होगा इसका, 1/3 डी H2 बाई डी टी। ये किसके बराबर होगा, ये जो रेट होगा ये बराबर होगा किसके, 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी, डी एन एच थ्री बाई डी टी, ये इसके बराबर होगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस निकालना है, यानी कि सिर्फ आपको ये पोर्शन निकालना है। डिसअपियरेंस तो इतना ही होगा ना, यानी कि सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 इंटू डी एन एच थ्री बाई डी टी, ये क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 1.2 आएगा। 1.2 इंटू 2 क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 3/2। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे 3/2 आएगा। 3/2, ये क्या आएगा, 3/2, 3/2
2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 1.8, और जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 इंटू 10 to the power -4 आएगा। ठीक है। यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि जो रेट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, यूनिट होती है। तो इस तरीके से आपको इसका क्या करना है, सोल्व करना है। इसके बाद आप बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आयोडीन का दिया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, इसी के ऊपर ही ये बेस्ड है। ठीक है। और सेम मेथड आप इसके लिए क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब आपको क्या बोलना है भाई, ये रिएक्शन आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो आयोडीन का है वो दे रखा है 30, 0.30, और फाइनल जो दे रखा है वो दे रखा है 0.20, है ना। और 10 मिनट इसको लगे। तो यहाँ पे देखिए आपको डी आई बाय डी टी अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 0.28 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय में क्या होगा, 10। यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल होगा टाइम भी, तो 10 मिनट माइनस 0 मिनट, तो यहाँ सिर्फ 10 बचेगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0.02 डिवाइडेड बाई 10, विच इज इक्वल टू 0.002। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी आई बाई डी टी। उसके बाद आपको पूछा है कि भाई रेशो बताइए आप डिसअपियरेंस ऑफ आई का एंड प्रोडक्शन ऑफ आई टू का। तो यही तो क्या है, डिसअपियरेंस ही तो आया है, डी आई बाई डी टी 0.02। यानी कि रेशो जब आप निकालोगे तो रेशो किस किस का पूछा है, डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, तो ये आया है 0.002। उसके बाद आपको पूछा है प्रोडक्शन ऑफ आई टू, यानी आई टू की प्रोडक्शन की टर्म्स में आपको निकालना है। देखिए, जब आप रेट के टर्म्स में इसका लिखोगे, पहले आयोडीन का हमें वैल्यू पता है, तो इसको और इसको दोनों को हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे डी आई बाई डी टी होगा, और यहाँ पे होगा माइनस का 1/2, विच इज इक्वल्स टू डी आई टू बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे डी आई टू बाई डी टी की अगर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, तो आप डी आई बाई डी टी इससे क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे वैल्यू को। हमें पता है कि जो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आई है वो आई है 0.002, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 0.001। तो इसको जब आप इसके अंदर पुट करोगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आई टू को, तो 0.001, यानी कि ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो 2:1 क्या है, इसका आंसर आया है कितना, 2:1। 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाता है, 2:1। तो 2:1 क्या आया है, इसका आंसर आया है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करोगे, इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है, और उससे नेक्स्ट वाला भी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी भाई, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक बार फटाफट से मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तो होता है कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अगर गैसियस स्टेट होगी तो वो जल्दी आपस में कोलाइड करेंगे और उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करोगे, तो ये क्या करते हैं भाई, ये इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, कम। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी आप 10 डिग्री राइज करोगे टेम्परेचर का, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैटलिस्ट की जब आप बात करते हो, भाई जब जब भी कैटलिस्ट आप यूज करोगे ना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स की आप बात करते हो, देखिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट्स का, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या बोलते हैं ना, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आप बात करते हो प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको लाइट की नीड होती है ताकि वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सके, उन्हें बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। प्रेजेंस ऑफ लाइट की उन्हें जरूरत है। दूसरी बात, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, फर्दर प्रोसीड कर सके। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उस रिएक्टेंट को वो मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। तो वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी फिर वो फटाफट रिएक्ट करेगा। ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो वो उतना लेट रिएक्ट करेगा। तो कैटलिस्ट जो होता है ये इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके लिए हमारे पास
सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है? ऑर्डर से और मॉलिक्यूलैरिटी से। इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर क्या होता है भाई? ये सम होता है किसका? कंसंट्रेशन पावर्स का। ठीक है, जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जिससे वो रेज हुई हैं, जिससे वो रेज हुई हैं, अल्फा और बीटा, इन दोनों का ही सम क्या है? अल्फा प्लस बीटा का सम ही क्या है? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होता है भाई? एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये रेट लो एक्सप्रेशन से से डिराइव होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और एक इंटीजर भी हो सकता है। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होती है। तो ऑर्डर जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मोलिकुलरिटी की जब आप बात करते हैं, ये क्या होता है भाई? ये वो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो आपस में कोलाइड कर रही हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर सकें। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से डिराइव होता है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जीरो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई हाफ मॉलिक्यूल है, 1.5 मॉलिक्यूल है, 2.5 मॉलिक्यूल है, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए उसका, मॉलिक्यूल का, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो। ठीक है, और ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही ओनली एप्लीकेबल होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो ऑर्डर जो है वो क्या होता है इनका, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरी क्या कह रहा है भाई? वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, तो मैंने बोला 3a + 2b गिव्स ट्वाइस ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? जो रेट होगा उसे आप लिख सकते हो a⁻³ और b⁻²। ये जो मैंने रेट लिखा है, ये लो ऑफ मास सेक्शन है। क्या है? लो ऑफ मास सेक्शन। ये बोलता है कि भाई ये जो स्टोकियोमेट्रिक टर्म्स है ना, यही पावर में चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ऑर्डर की बात करते हो ना, वो क्या कहता है भाई? ये हो भी सकती है बराबर या नहीं भी। यानी कि यहाँ पे कुछ और भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, और यहाँ पे कुछ 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो जब आप इनको बैलेंस करते हो, ये लो ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चला जाता है, और इसके बेसिस पे हम ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रिलेशन की। क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं? तो इसने क्या बोला है भाई? ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, और हम डिराइव कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये दोनों जो स्टेटमेंट है, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड है, और ऊपर वाली जो है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या आता है भाई? जो ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऐसा क्यों? इसका जो रीजन आएगा वो रीजन होता है भाई, जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो सम होता है कंसंट्रेशन पावर्स का। ठीक है, वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनकी पावर का ही क्या होता है? ये सम होता है। 1.5 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो 2.5 आएगा। तो ये एक्चुअल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आप मॉलिक्यूलरिटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो? नहीं, आप इसे थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हो। ये क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात क्या बोलता है अभी? जो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो ए यहाँ पे गलत है, रीजन यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। उसके बाद ये क्या बोलता है भाई? एक केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, ए दे रखा है आपको, बी कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डबल हो जाता है। ठीक है, जब आप कंसंट्रेशन जो है ए का वो इंक्रीज कर देते हो 4 टाइम, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इनिशियल कंडीशंस लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस हमें क्या बोलती है? इनिशियल कंडीशंस हमें ये बोलती है कि जो
यहाँ पे रेट होगा वो क्या होगा कि ए की पावर एन, क्योंकि ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ए की। ठीक है, रेट यही तो बोलता है, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन, किसके, कंसंट्रेशन के, विच आर रेज टू देयर सम पावर्स। ठीक है, और वो कुछ पावर से क्या होंगे, रेज्ड होंगे, ये एन क्या है, वो पावर है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या बोलता है भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो गया। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, जब आपने जो ए था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो 4 गुना कर दी। यानी ए अब कितना है, 4 है, 4 टाइम्स ऑफ ए है, क्योंकि कंसंट्रेशन अब आपने 4 कर दी ना, 4 ए कर दी। ठीक है, तभी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, ट्वाइस हुआ। फिर उसके बाद ये क्या बोलता है भाई, यहाँ पे भी कुछ रेज टू पावर सम एन होगा, और यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर तो सेम ही होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, जो 2r होगा वो होगा कि 4a की पावर n, और जो r होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के बेस पे वो होगा 4a की पावर n। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r r, सॉरी ये होगा r1, ये होगा r2। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, एक सेकंड, ये भी r ही होगा, ये भी क्या होगा, r ही हो गया, क्योंकि रेट तो हमें ऑलरेडी बता दिया इसने, इनिशियल से क्या हो गया है, डबल हो गया। तो आर और आर भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेट क्या हो गया था, डबल हो गया था, आर और आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ टू, के और के भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचता है भाई, यहाँ पे ये जो 4 है, 4/1, यहाँ पे क्या बचेगा, 4/1। इस टोटल की पावर क्या हो जाएगी, n, विच इज इक्वल टू 2। तो 4/1 की पावर n विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये क्या बोलता है भाई, अब आप ये बताइए कि n कितना होना चाहिए कि यहाँ पे 2 आ जाएगा ये। ठीक है, आप सिंपली देखिए, अगर आप यहाँ पे 1/2 करते हो, कितना, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर 4 का हाफ होगा तभी तो 2 आएगा, इसलिए जो n है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, n/2। इसके बाद क्या बोलता है भाई, नाइन्थ क्वेश्चन में, अब हम बात कर रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। आपको बोला है भाई, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें पी से क्यू बन रहा है। ठीक है, और जो डिसअपियरेंस है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पी। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी इज। तो हमें क्या करना है भाई, इसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन का कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। जब R1 जो था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा था भाई, ये P की पावर n के ऊपर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, P की पावर n के ऊपर ये क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। दूसरी कंडीशन ये क्या बोलता है भाई, R2 के केस में, कि जब हमने जब हमने इसका कंसंट्रेशन डबल कर दिया, जब हमने इसका कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, किसका, पी का, जब आपने पी का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, आपने डबल कर दिया, और ऑर्डर तो सेम ही रहेगा रिएक्शन का, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो डिसअपियरेंस था पी का, वो क्या हो गया, बढ़ गया। डिसअपियरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, जब R2 था वो क्या हो गया होगा, उतनी जल्दी क्या हो गया, अपीयर हो गया होगा। अरे जब डिसअपियर हुआ है पी 8 गुना, तो 8 गुना ही क्या हुआ होगा, R2 बढ़ गया होगा, किससे, R1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पी क्या हुआ है, 8 गुना घटा है ना, तो 8 गुना ही क्या हुआ, रिएक्शन रेट बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे जो R1 होगा, सॉरी जो यहाँ पे R2 होगा, फाइनल जो होगा, वो किसके बराबर आया होगा, 8 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, R2 की जो वैल्यू है वो क्या, 8 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ पे अब इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड। R2 जो है वो किसके बराबर आया है, के 2 की पावर n।
और यहाँ पे जो R1 जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, वो आया है हमारे पास k v की पावर n। अब आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 8 आ गया, उधर क्या हो गया भाई, 2 की पावर n बचा, क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 8 हो जाए। अब देखिए 2 की पावर अगर हम क्यूब करें, ठीक है, तभी क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। 2 इंटू 2 क्या होता है, 8। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों कॉमन आ गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 3 आएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला भाई, फॉर द रिएक्शन a प्लस टू बी गिव्स c प्लस डी। तो आपको बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। क्या आप सिंपली इनके स्टोकियोमेट्री के बेसिस पे बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं। आपको एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं करोगे तब तक आप इसको डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन, वो दोनों क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पे क्या बोला आपने, रेट कांस्टेंट की यूनिट बोली है। सुनिए, जो रेट कांस्टेंट होता है, अगर आप उसकी यूनिट निकालनी है तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो होता है वो होता है के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, इसकी पावर में क्या होगा, मोल पर लीटर, इसकी पावर में होगा 1 - n। क्या होगा, 1 - n, और सेकंड इनवर्स। इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। देखिए, अगर जीरो ऑर्डर होगा, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अगर एन की वैल्यू जीरो हुई तो यहाँ पे सिर्फ मोल पर लीटर पर सेकंड बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू वन हुई, क्या हुई, वन, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। एनीथिंग अपॉन पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स क्या है, यूनिट है रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की और जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या आई है, मोल पर लीटर पर सेकंड। उसके बाद बोलना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरी बात, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेट होता है वो क्या होता है भाई, के ए की पावर समथिंग। अब यहाँ पे रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यानी कि जो ऑर्डर होगा वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, ए क्यों, क्योंकि जो असर्शन है वो बोलती है रेट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों के क्या है भाई, यूनिट सेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप इसी के बेसिस पे फॉलो करोगे। ठीक है, पहले आप इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंडीशंस लोगे R1 की, फिर उसके बाद R2 की आप फाइनल कंडीशंस लोगे, और उन दोनों को क्या करोगे, रिलेट करोगे, डिवाइड करोगे, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये बोलता है भाई, ये टू स्टेप की रिएक्शन है। वो जो आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ये कितनी है, टू स्टेप की है। और आपको बोला है भाई, अगर आपको मॉलिक्युलरिटी निकालनी है स्टेप वन और स्टेप टू की, तो इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप मॉलिक्युलरिटी की सिंपली बात करते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है भाई, आप सिंपली आयंस को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो फर्स्ट स्टेप में कितने दिख रहे हैं आपको, दो, और सेकंड में भी आपको कितने दिख रहे हैं, दो। तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है, और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो हमने ऊपर किए। सभी को आप रिलेट करते जाएंगे, और इस तरीके से आप क्या करते चले जाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर निकालते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो कल हमने वीडियो में तीन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की थी। ठीक है, सबसे पहले तो थी भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने निकाला था भाई आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के पी। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने निकाला था के इज इक्वल्स टू 2.303 log आर नोट बाई आर डिवाइडेड बाई टी। फिर उसके बाद हमने इनका क्या निकाला था भाई, इसके बाद हमने इनका निकाला था हाफ ऑर्डर रिएक्शन। क्या निकाला था? हाफ टाइम पीरियड। हमने क्या निकाला था? हाफ टाइम पीरियड निकाला था इनके लिए। वो भी हम इसमें सेपरेटली क्या करेंगे, पहले ही मेंशन कर देंगे। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ टाइम पीरियड की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या होता था? वो होता था ये होता था आर नोट बाई टू के। और जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते थे उसके लिए क्या होता था टी हाफ? उसके लिए होता था 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका जो हाफ टाइम पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो आर नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपको इक्वेशन से दिख भी रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भाई जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको बोलना है रेट और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेम किसके लिए होगी? अभी अब हमने किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद क्या बोलना है इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब आप ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होती है? ठीक है। और दूसरी क्या इन्होंने बोली है रिएक्शन, जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो डिपेंड नहीं करती ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती हैं भाई? ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर सकती है जब हमें इन्हें कुछ सर्टेन कंडीशंस क्या करें, प्रोवाइड करें। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ये क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाती है। नहीं, हम क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है क्या? इथाइल एसीटेट का क्या है इसके, इसका हाइड्रोलिसिस। वाटर की प्रेजेंस में तो क्या किया हमने, ब्रेक डाउन किया है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? एसिटिक एसिड, और साथ में क्या मिला है? इथेनॉल। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो वाटर है ये वाटर की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। यानी कि कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ईस्टर है जो अभी हमने किया, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है? यस, क्योंकि ये वाटर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की वो अल्टर्ड नहीं होती ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए ऐसा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों का क्या है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है भाई, इन अ गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये किसका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जो स्लोप है और इंटरसेप्ट है वो क्या है? देखिए, जीरो ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी। अगर मैं इसको ग्राफ की इक्वेशन से कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है। y है क्या यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे r। ठीक है। और c क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट हमें बताना है। ठीक है। ये क्या होगा? और एम एक्स हमें बताना है, x क्या है, t। एक्स एक्सिस पे क्या है, t। तो m क्या होगा यहाँ पे, m होगा माइनस के। तो माइनस के यहाँ पे क्या है, m है। और c क्या है भाई, ये जो r नोट बचता है ये क्या है, c। तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r। तो यहाँ पे जो स्लोप आया है, स्लोप क्या होता है, m। m जो आया है वो आया माइनस के, इसीलिए कैसा है, नेगेटिव है। उसके बाद आर नोट क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, और ये क्या है, आर नोट। इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन करो। ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो नेक्स्ट की। तो स्लोप क्या है, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या आया है यहाँ पे, आर। इसके बाद आप बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको बताना है इसका। देखिए, ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये एग्जांपल है गैसियस फॉर्म्स का। और गैसियस की जो फॉर्म्स होती हैं ये होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है। उसके बाद आपको बोला है हाफ टाइम पीरियड बता दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होगा?
जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता है भाई, ए नोट बाई टू के या फिर आर नोट बाई टू के, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ के इज इक्वल्स टू टी हाफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। For a reaction, T half is observed to be independent of initial concentration of reactant. What is the order of the reaction? ये ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर उसका टी हाफ पीरियड डिपेंड नहीं करता, ये हमने अभी अभी किया। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के, यानी कि इसके ऊपर क्या नहीं कर रहा, डिपेंड ही नहीं कर रहा आर नोट के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद आप करते हो क्वेश्चन नंबर 37। राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड एल एन आर वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन होती है ये क्या होती है, जिस तरीके से आप जीरो ऑर्डर की बात करते हो यहाँ पे होता है आर नो आर इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस के टी। सिमिलरली जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है, एल एन आर इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट माइनस के टी। तो यहाँ पे एल एन आर के बीच में पूछा है, किस किस के बीच में, एल एन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एल एन आर की जब आप बात करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो एल एन आर तो वाई एक्सिस पे है, टी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप कैसा होगा, माइनस के। ये माइनस के क्या है, स्लोप है, और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, एल एन आर नोट। ये जो इंटरसेप्ट है एल एन आर नोट, ये आ गया इंटरसेप्ट। ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन लोग की टर्म्स में करोगे। ठीक है। लोग की टर्म्स में जब आप करते हैं आपको पता है के इज इक्वल टू 2.303 लोग आर नोट बाय आर होता है डिवाइडेड बाय टी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टी है ये टाइम, और ये इससे जो अगले वाला है सब कुछ, ये क्या है, इसका स्लोप है। ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट आपको बोलता है ये फिगर्स दे रखे हैं आप, इनको भी आप क्या करोगे, इनके बेसिस पे क्या करोगे, आप सोल्व करोगे। फिर उसके बाद आपको थर्मल डिकम्पोजिशन दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको दे रखा है, इसका जो रेट कांस्टेंट है के आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर थ्री फोर्थ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द एसिड टू डिकम्पोज। जब इसका थ्री फोर्थ क्या हो जाए, खत्म हो जाए, थ्री फोर्थ क्या हो जाए इसका, खत्म हो जाए। तो अगर हम थ्री फोर्थ की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं इनिशियल मान लूँ 100 है, आर नोट इनिशियल मान लेता हूँ ना, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल में क्या है भाई, इसका थ्री फोर्थ खत्म हो गया, इसका क्या होगा, तीन चौथाई हिस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि सिर्फ वन फोर्थ इसका पार्ट बचा है, कितना, वन फोर्थ। देखिए इसमें से हमने क्या किया है, थ्री बाई फोर्थ हिस्सा इसका माइनस किया है, तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 75। 100 माइनस 75 कितना बचेगा यहाँ पे, 25। तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन वो कितनी होगी, 25, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 100। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है। तो टाइम हमें निकालना है, टी इज इक्वल्स टू 2.303 लोग आर नोट बाई आर डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। के की वैल्यू आपको पता है, आर नोट की आपको पता है 100 है, आर की वैल्यू आपको पता है 75 है, तो आप पुट करके यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है रेट कांस्टेंट की वो इतनी दी हुई है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट विल टेक टू रिड्यूस 2.5। इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको पता है, फाइनल आपको दे रखी है। ठीक है। रेट कांस्टेंट आपको पता है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम निकालना है। इसके लिए भी आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे के इज इक्वल्स टू 2.303 लोग आर नोट बाई आर डिवाइडेड बाई टी। आर नोट आपको पता है 5 है। ठीक है। आर फाइनल कंसेंट्रेशन आपको पता है 2.5 दे रखी है, 2.5 दे रखी है। ठीक है। के की वैल्यू आपको पता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 है। सभी को सोल्व कर देगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, आपको शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ द कंप्लीशन। जब 99% कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो गया कंसेंट्रेशन क्या हो गई होगी, सिर्फ 1% बची होगी। मान लो मैंने लिया 100 ग्राम था, अब कितना बचा होगा, 1 ग्राम। ठीक है। और उसके बाद बोल रहे 90% कंप्लीशन, तो 100 ग्राम से अब क्या बचा है, सिर्फ 10 ग्राम बचा है। फाइनल कंसेंट्रेशन कितना बचा, 10 ग्राम। और इन दोनों को हमें रिलेट करना, फिर हमें बताना है कि जो टाइम टेकन था 99 के लिए वो क्या था, इसका डबल था। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इनिशियली इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं के की।
2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग। फाइनल इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 है, फाइनल कितना बचा था 99 खर्च हो गया था, तो कितना बचा सिर्फ 1। दूसरी इक्वेशन हमें क्या बोलती है भाई, दूसरी हमें बोलती है k इज इक्वल टू 2.303, ये तो T1 है, और ये क्या है T2, विच इज इक्वल टू log 100 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि सिर्फ 10 बचा, 90% कंप्लीट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो T1 को मैं उधर ले रहा हूँ, ठीक है, और T2 को भी मैं उधर क्या ले रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग 100 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 का तो कुछ नहीं बनता, तो यहाँ पे हम 10 के पावर 2 लिख दें, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई के विच इज इक्वल्स टू 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ log 10। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, log 10 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। log 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के बचेगा, ये है T1। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या बोलती है, यहाँ पे log 10 है, log 10 की वैल्यू कितनी है, ऊपर पावर में 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, के से के कट गया, 2.30 से 2.30 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, T1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई T2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो T1 आया है इस इक्वेशन के लिए, वो क्या आया है, ट्वाइस ऑफ T2, है ना। और यही आपको प्रूव करना था कि ये जो इसका जो टाइम है वो इसके क्या है, डबल है, ट्वाइस है। और ये आपने इस तरीके से क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। तो इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है भाई, इसी तरीके से आपको क्या करना है, फर्दर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, आप सोल्व करोगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, फर्दर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, और इसके बेसिस पे आप आंसर्स निकालोगे। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन है बिल्कुल, आप ध्यान से कीजिएगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व भी हो जाएंगे। बस वो 4 मेन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, उन 4 मेन फॉर्मूले के बेसिस पे आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया है। आर्हेनियस की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे जो ए होता है, ए होता है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट है ए, इसे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे इसे बोलते हो आप, इसे आप बोलते हो आर्हेनियस कांस्टेंट। क्या बोलते हो, आर्हेनियस कांस्टेंट। या फिर आप इसे एक और चीज से डिनोट कर सकते हो, वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, आप इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो हमें ये पता है, जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। उसके बाद ये बोलते हैं कैटलिस्ट क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, इनका क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। आपने एक बायोकेमिकल रिएक्शन ली है, वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम है, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतना है। अगर सेम रिएक्शन को आप एक एंजाइम दे दो, तो उस टाइम पे एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 74 का एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद इन्होंने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में इन्होंने दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप सिंपली नहीं बता सकते। जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इससे फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इससे फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक सर्टेन रिएक्शन है, 50% वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और उसको लगे 20 मिनट। ठीक है, और जो सेम रिएक्शन थी 50% कंप्लीट होने के लिए 5 मिनट लगे, जब टेम्परेचर था T2 कितना है, 350। तो ये T1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, T2 दे रखा है। ठीक है, टाइम आपको पता है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर अलग अलग दे रखे हैं, और टाइम भी क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन जब आप अप्लाई करोगे, तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है,
इसके लिए एक क्वेश्चन इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, log k2 बाई k1। यहाँ पे k1 और k2 आपको इन्होंने नहीं दे रखे, तो आप क्या करोगे, इसके लिए कैलकुलेट करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ए बाय 2.303 आर, ऊपर क्या आएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ठीक है, टेम्परेचर आपको दोनों पता है। ठीक है, T1 के बेसिस पे आप क्या निकालोगे, K1 और K2 की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि जब 50% कंप्लीट हो गई होगी तो आर नोट जब 100 होगा तो आर क्या हो जाएगा, 50। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, सेम। तो इसके बेसिस पे आप के की वैल्यू निकालोगे, इसके अंदर पुट करोगे और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व करके आप एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करोगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो कोलिजन थ्योरी है केमिकल रिएक्शंस की, उसके लिए आपको क्या बोलना है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये कोलिजन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। कोलिजन थ्योरी में हमने कल पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो किससे ज़्यादा या कम होगी, वो होगी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी से। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ टाइम पीरियड आपको पता ही है कैसे करना है। इफेक्टिव कोलिजन आपको दिया हुआ है। देखिए, इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो। ये क्या हो, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो, यानी कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, और कोलिजन करने के लिए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि आपस में वो क्या कर सके, कोलाइड कर सके और प्रोडक्ट की क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।